नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग एक बार पुनः से विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके मध्य में लेकर के उपस्थित हुए हैं भारतीय काव्य शास्त्र के बहुत ही शानदार वैकल्पिक प्रश्नों को। तो आप सभी लोग एक बार ईमानदारी पूर्वक सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और सेशन को जो है पूरे धैर्य के साथ में अंत तक वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। प्रश्न है आपका, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दंडी, भामह, आनंदवर्धन, कुंतक। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है और बताना है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का जवाब यदि आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प बी, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। यानी अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य भामह जी। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, उतरी नहाए जमुन जल, ज्यों शरीर सम श्याम। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, प्रतीप, विशेषोक्ति, विभावना। उतरी नहाए जमुन जल, ज्यों शरीर सम श्याम। तो कौन सा आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? तो आप लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब दिया जा रहा है विद्यार्थियों, विकल्प ए तो राइट आंसर होगा, यानी कि उपमा अलंकार है। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, सम सुबरन सुखमा कर सुखद न थोर, सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? निदर्शना, व्यतिरेक, समाशोक्ति, अर्थांतरन्यास। यानी ये जो छंद है इसमें कौन सा अलंकार है? सम सुबरन सुखमा कर सुखद न थोर, सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। तो आप सभी लोगों का उत्तर विकल्प भी आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि इसमें व्यतिरेक अलंकार है। फिर आपका अगला प्रश्न है, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप किस प्रकार का है? अभिव्यक्तिवादी, अनुमितिवादी, उत्पत्तिवादी, इनमें से कोई नहीं। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप कैसा है? तो आप सभी लोग अपना उत्तर चुने हैं विकल्प बी, तो राइट होगा, यानी कि अनुमितिवादी। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, नीर भरे नित प्रति रहें, तऊ न प्यास बुझाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, उपमा। यानी नीर भरे नित प्रति रहें, तऊ न प्यास बुझाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का उत्तर विद्यार्थियों दिया जा रहा विकल्प भी तो राइट होगा, यानी विशेषोक्ति अलंकार है। नीर भरे नित प्रति रहें मतलब क्या है? नीर अर्थात पानी से, जल से भरे रहते हैं, फिर भी प्यास नहीं बुझती है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। और विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा ही है कि क्या है, वहाँ पे कारण दिया रहता है लेकिन कार्य नहीं होता है। फिर आपका अगला
प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं आचार्य भरत मुनि, आनंदवर्धन, वामन, मम्मट। कौन है नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता? तो आपका जवाब विकल्प ए दिया गया है, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। फिर आपका अगला प्रश्न है, बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन सभी से। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जाएगा? तो आप सभी का उत्तर विकल्प भी आ रहा है तो ठीक होगा, यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति से। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य। आधा पत्ता बबूल का है, उसमें थोड़ा सा पिसान है, उसको लेकर के लाला जी छठे क्षमा से जो है दान करना शुरू कर देते हैं। तो आपका उत्तर इसमें विकल्प डी आ रहा है तो राइट होगा, यानी कि हास्य रस है। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत, करुण, भयानक, अद्भुत। यानी आचार्य जो भरत मुनि है, किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है, बताना है आप लोगों को। तो आपका जवाब विकल्प ए दिया जा रहा है तो ठीक होगा, यानी शांत रस को नहीं स्वीकार किया है भरत मुनि जी ने। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, मनहु उमगी अंग अंग छवि छलकै। तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। मनहु उमगी अंग अंग छवि झलकै, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? आप लोग इस प्रश्न का जवाब दिए हैं विकल्प सी तो राइट होगा, यानी कि व्यंजना शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है आपका, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भरत मुनि, कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र जी। कौन है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य? तो आप सभी लोगों का उत्तर विकल्प सी दिया जा रहा है तो बिल्कुल सटीक माना जाएगा, यानी रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन जी। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नवमित्र साहे। देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपर्युक्त काव्यांश में काव्य गुण पूछा जा रहा है, कौन सा है? प्रसाद, ओज, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें जो है काव्य गुण है? तो इस प्रश्न में आप सभी का उत्तर विकल्प से आ रहा है तो राइट होगा, यानी कि माधुर्य गुण है। उसके बाद में आप लोगों का अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 10, 9, 33, 25। कितनी होती है संचारी भावों की संख्या? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, यानी कि 33। अगला प्रश्न है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, सभी। यानी जो रचना वीर रस प्रधान होती है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। तो आपका जवाब विकल्प पे आ रहा है तो राइट होगा, यानी कि ओज गुण पाया जाता है वीर रस प्रधान रचना में। अगला प्रश्न आपके सामने है,
जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो। काव्यशास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? रस का, अलंकार का, ध्वनि का, इनमें से कोई नहीं। क्या है? जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो। तो ये किसका लक्षण है काव्यशास्त्र के अनुसार? तो आपका जवाब क्या होगा? ध्वनि का, यानी विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, रस व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है, आपको बताना है। तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो राइट होगा, यानी कि आर्थी व्यंजना। अगला प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, अभिनव गुप्त, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने वाले आचार्य कौन है? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए। कौन सा सही होगा ध्वनि संप्रदाय के लिए? आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो राइट माना जाएगा, यानी कि आनंदवर्धन जी। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, काल, वस्तु, कथानक। संकलन त्रय में कौन सी चीज नहीं आती है, बताना है आप लोगों को। तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट माना जाएगा, कथानक। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? कार्य, पताका, प्रकृति, विषादांत। अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत क्या नहीं आता है? कार्य, पताका, प्रकृति। तो आप सभी का जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट होगा, यानी कि विषादांती अर्थ प्रकृति का कोई भी भेद यानी कि प्रकार नहीं है। कार्य, पताका, प्रकृति, ये तीनों हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? भामह, भरत, मम्मट, जगन्नाथ। विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये किसका कथन है? तो आपका जवाब विकल्प भी आ रहा है, तो राइट होगा, आचार्य भरत मुनि जी का। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक, कैशिकी, आरभाटी, भारती। नाट्य वृत्तियों में क्या नहीं आता है? तो इस प्रश्न के लिए आपका जवाब विकल्प आ रहा है, तो राइट होगा, यानी कि सात्विक। और कैशिकी, आरभाटी, भारती, ये क्या है? नाट्य वृत्तियां हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? अनुकूल, दक्षिण, सठ, धृष्ट। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, यानी ये दक्षिण नायक हैं। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? प्रवेशक, चूलिका, नियताप्ति, विष्कंभक। कौन नहीं है अर्थोपक्षेपक?
तो आप लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब विकल्प सी आ रहा है तो राइट होगा, यानी कि नियताप्तीय अर्थोपक्षेपक नहीं है। प्रवेशक, चूलिका, विष्कंभक ये तीनों अर्थोपक्षेपक हैं। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप सभी का जवाब विकल्प सी आ रहा तो ठीक होगा, उन्हें अनुभाव यानी विभाव कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धीरोद्धत नायक कौन है? युधिष्ठिर, दुष्यंत, मानव, भीमसेन। कौन है इनमें से धीरोद्धत नायक? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का जवाब विकल्प डी आ रहा है तो राइट होगा, यानी कि भीमसेन। फिर अगला प्रश्न है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, शेली, मैथ्यू आर्नल्ड। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये किसने कहा है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी, मैथ्यू आर्नल्ड जी ने। फिर आपका अगला प्रश्न है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, किसने कहा है? विश्वनाथ, भरत, जगन्नाथ, दंडी। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कहने वाले कौन है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प डी, आचार्य दंडी जी। अगला प्रश्न है, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहाँ भोगू। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहाँ भोगू। तुम ही उचित तप में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती, लक्षणा। बताना है इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है। तो आप लोगों का जवाब विकल्प भी दिया जा रहा है तो राइट होगा, यानी कि आर्थी व्यंजना। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है अभिनेता, कथा वस्तु, रस, उपर्युक्त सभी। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व इनमें से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? आपका जवाब विकल्प डी आ रहा तो राइट होगा, यानी ये सारे तत्व नाटक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोल्लट, अभिनव गुप्त। कौन है ऐसे विद्वान जिनका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो आपका उत्तर इस प्रश्न के लिए विकल्प सी आ रहा है तो राइट माना जाएगा, यानी भट्टलोल्लट जी। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, भयानक रस, करुण रस, बीभत्स रस। कौन सा आपका सही उत्तर होगा इन पंक्तियों में? तो आपका जवाब विकल्प भी आ रहा तो ठीक माना जाएगा, यानी कि भयानक रस इन काव्य पंक्तियों में है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, साधारणीकरण की सही व्याख्या इनमें से कौन सी है? जब कोई भी पाठक किसी साधारण काव्य या साधारण नाटक का रसास्वादन करे तब यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। जब कोई पाठक किसी कृति को पढ़ते समय स्वयं का साधारण ही समझे तो यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। जब कोई पाठक या श्रोता किसी असाधारण व्यक्ति की तुलना या मूल्यांकन साधारण व्यक्ति को लेकर करता है तब उसे साधारणीकरण कहते हैं।
साधारणीकरण वो व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। तो कौन सी साधारणीकरण की सही व्याख्या होगी इसमें? आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है विद्यार्थियों, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, आप सभी लोगों को बताना है। तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा विद्यार्थियों? आपका उत्तर इस प्रश्न के लिए आ रहा विकल्प डी तो राइट होगा, यानी कि अद्भुत रस से भारतीय वृत्ति का संबंध है। अगला प्रश्न है, वेशभूषा जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आहार्य कहा जाता है, यानी विकल्प सी आप सभी लोगों का सही जवाब होगा। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। संचारी भाव का एक प्रकार, आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस, एक प्रकार का काव्य दोष। क्या है अपस्मार विद्यार्थियों? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, यानी संचारी भाव का एक प्रकार है अपस्मार। फिर अगला प्रश्न है, बिंब का काम है काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंदमुक्त और उपर्युक्त सभी। बिंब का क्या काम है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? उत्तर आपका जो है इस प्रश्न के लिए विकल्प भी आ रहा है तो राइट माना जाएगा, यानी बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, इनमें से सही अनुक्रम कौन सा होगा? काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रसगंगाधर। साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, रसगंगाधर, रसमंजरी। रसमंजरी, साहित्य दर्पण, रसगंगाधर, काव्यानुशासन। काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसगंगाधर, रसमंजरी। बताना है आपको कि सही क्रम इसका क्या होगा। तो आप सभी लोगों का उत्तर विकल्प डी आ रहा है तो ठीक माना जाएगा, यानी पहले काव्यानुशासन ग्रंथ आएगा, उसके बाद में साहित्य दर्पण, उसके बाद में रसगंगाधर, फिर जो है रसमंजरी। हम लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, 10 रूपक के लेखक हैं धनिक, धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ। किसका ग्रंथ है 10 रूपक? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, यानी कि धनंजय का ग्रंथ है 10 रूपक। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? भट्टलोल्लट, भट्टनायक, श्री शंकुक, अभिनवगुप्त। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है तो ठीक होगा, यानी कि भट्टनायक जी ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका अगला प्रश्न है, तददोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। किसका काव्य लक्षण है? जयदेव, दंडी, मम्मट, हेमचंद्र। ये किसका काव्य लक्षण है? तददोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है तो ठीक होगा, यानी मम्मट जी का यह काव्य लक्षण है। फिर आपका अगला प्रश्न है, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन, सांख्य दर्शन। भट्टनायक का जो भुक्तिवाद है वो किस दर्शन के ऊपर आधारित है? तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है तो राइट माना जाएगा, यानी यह सांख्य दर्शन के ऊपर आधारित है।
भट्ट नायक का भुक्तिवाद। अगला प्रश्न है, रसो वई सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य भट्ट नायक। रसो वई सह की परिचर्चा किसने की है? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक होगा, आचार्य विश्वनाथ जी ने। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपर्युक्त किसकी पंक्तियां हैं? केशवदास, ब्रजनाथ दास, भिखारी दास, देव। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह उक्त किसकी है? तो आप लोगों का जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी देव जी की पंक्ति है। अगला है, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? अभिनवगुप्त, श्री शंकुक, भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक। किसकी है ये मान्यता चित्र तुरंग न्याय की? तो आपका जवाब विकल्प भी आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी आचार्य शंकुक की मान्यता है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? 5, 6, 7, 8। आचार्य कुंतक जी ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो आप सभी का उत्तर विकल्प भी आ रहा, तो राइट होगा, यानी कि 6 भेद कुंतक जी ने वक्रोक्ति के बताए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? काव्यालंकार, काव्यादर्श, काव्य दर्पण, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति। रीति संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो आप सभी लोगों का उत्तर दिया गया है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति। फिर अगला प्रश्न है, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? औचित्य, अलंकार, ध्वनि, रीति। किस संप्रदाय के आचार्य हैं मम्मट जी? तो आप सभी लोगों का जवाब विकल्प सी आ रहा, तो राइट होगा, यानी कि ये ध्वनि संप्रदाय के आचार्य गिने जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है, कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि अनुप्रास अलंकार इस उदाहरण में है। फिर आपका अगला प्रश्न है, रस की अनुभूति करने में अविधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। ये कथन किसका है? मान्यता किसकी है? आचार्य भामह, आचार्य भट्ट नायक, आचार्य कुंतक, आचार्य दंडी। रस की अनुभूति करने में अविधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, तो यह मान्यता किसकी है? आप सभी का जवाब इस प्रश्न के लिए विकल्प भी आ रहा, तो ठीक होगा, यानी कि आचार्य भट्ट नायक जी ने मान्यता दी है। अगला प्रश्न है, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात किसका कथन है? दंडी, वामन, कुंतक, मम्मट। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, ये कथन किसका है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, आचार्य वामन जी का। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? भामह, क्षेमेंद्र, भट्टतौत, भट्ट लोल्लट। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? तो आप सभी का जवाब विकल्प भी आ रहा, तो ठीक होगा, आचार्य क्षेमेंद्र जी। अगला प्रश्न है, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं? अभिनवगुप्त, पाणिनि, भरत मुनि, भट्ट लोल्लट। यानी रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प डी,
यानी कि भट्ट लोल्लट जी आपका जवाब आया है, तो ठीक होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं मम्मट, दंडी, विश्वनाथ, राजशेखर। किसकी रचना है ये काव्य प्रकाश? तो इस प्रश्न के लिए आप लोगों का उत्तर विकल्प पे आ रहा तो ठीक होगा, यानी आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। फिर आपका अगला प्रश्न है, दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी। किस प्रकार के आचार्य हैं दंडी जी? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए उत्तर आया है विकल्प पे, तो ठीक माना जाएगा, यानी ये अलंकारवादी आचार्य हैं दंडी जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भरत मुनि विरचित ग्रंथ का नाम है? दशरूपक, साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, नाट्य लक्षण, रत्नकोश। भरत मुनि के द्वारा रचा गया ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, नाट्य शास्त्र। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र के बड़े ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन, ये प्रश्न आप सभी लोगों को पसंद आए होंगे और यहाँ से कई सारे प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में हूबहू देखने को मिलेंगे। कक्षा को लाइक करिए, अपने अधिकतम साथी मित्रों में अवश्य शेयर करिएगा और साथ ही साथ अपने साथी दोस्तों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, हमको ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आप सभी लोगों को समय निकाल कर लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। और उन सभी विद्यार्थियों का, साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद, जो अंत तक कक्षा को प्रतिदिन वॉच करते हैं। हम मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।